Hello friends, I'm Shri Banerjee and welcome to live class of Hindu. दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जो वैसे तो बहुत बेसिक टॉपिक है। ग्रामर का देखा जाए तो फर्स्ट टॉपिक ही यही होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, लेकिन ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझ कॉन्सेप्ट क्लियर समझने क्या है इसको वी हैव 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। Noun, defining or modifying noun or pronoun. Verb, action, adverb, modifying the meaning of adjective, verb or another adverb. Preposition, they talk about the connection with one noun or pronoun in the sentence with another word in the same sentence. Conjunction, the joining sentences. Interjection, to show strong emotions. ये तो आप सभी को पता है, लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है ये सिर्फ ये नहीं है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच को किस तरीके से समझा जाए, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जो आपने एक वर्ड सीखा उसका एक ही यूज हो। वो कभी नाउन में भी यूज हो सकता है, वो कभी एज ए वर्ब भी यूज हो सकता है, वो एज ए प्रीपोजिशन भी यूज हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। इसलिए एक सेंटेंस को अच्छे से समझने के लिए हर एक वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये जानना भी बहुत जरूरी है। स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो कंपटीशन के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके अक्सर क्वेश्चंस आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, स्पॉटिंग द एरर या फिर कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट पैसेजेस भी होते हैं या फिर क्लोज टेस्ट में भी। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आप एक सेंटेंस को रीड करके समझ सकते हैं कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो आपके लिए स्कोर करना बहुत इजी हो जाता है। तब आपका जो इंग्लिश का जो सेंस है वो बहुत क्लियर हो जाता है, क्योंकि तब आप ये समझते हैं कि ये एक वर्ड जो है ये हर बार एक ही मीनिंग नहीं होता, इसका अलग मीनिंग भी हो सकता है। किस तरीके से यूज हुआ है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हम देखेंगे ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल, ऐसे ही कुछ वर्ड्स जो अलग अलग सेंटेंस में जब यूज होते हैं तो कैसे वो अलग पार्ट ऑफ स्पीच बन जाते हैं। चलिए हमारा लेसन शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है बुक। अब बुक यानी किताब ये सबको पता है, तो एक नाउन है, नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट है। द बुक इज ऑन द टेबल, नाउन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, बुक अ फ्लाइट टिकट फॉर टुमारो। अब यहाँ पे बुक का फंक्शन क्या है? बुक अ फ्लाइट टिकट, ये कोई एक एक्शन है, आपको बुक करने के लिए कहा जा रहा है, यानी आप एक एक्शन करने जा रहे हैं, तो ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। नेक्स्ट वर्ड है above। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, the heaven is above। अब above किसको मॉडिफाई कर रहा है यहाँ पे? is को, इसलिए क्या है? adverb। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, analyze the above sentence। अब यहाँ पे above क्या कर रहा है? यहाँ पे above मॉडिफाई कर रहा है सेंटेंस को, जो कि नाउन है, इसलिए ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो गया आपका? एडजेक्टिव। इसी तरीके से आपको हर एक सेंटेंस को ध्यान से देखना है कि ये वर्ड काम क्या कर रहा है। जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में उसका एक ही रोल हो, रोल अलग हो सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल, बिफोर। आई हैव सीन यू बिफोर। अब यहाँ पे बिफोर क्या है? सीन के साथ इसका रिलेशन है, दैट्स व्हाई दिस इज एडवर्ब। He came before the appointed time। He pronoun है, appointed time, इन दोनों का जो रिलेशन है वो कौन बता रहा है? before। इसलिए यहाँ पे before जो है वो एक preposition है। अब देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। all men are mortal। अब यहाँ पे जो है all वो किसके लिए यूज हुआ है? men के लिए, which is a noun, that's why this is adjective। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, और तो ये
और यहाँ पे जो ऑल है वो यूज हुआ है एज अ नाउन। नाउन एवरीथिंग नाउन। इसमें आप देख सकते हैं एक वर्ड हमने तीन सेंटेंसेस में हमने यूज किया है, लेकिन हर एक में उसका जो रोल है, उसका जो मीनिंग है वो अलग अलग है। इसलिए हमेशा जब भी आप, स्पेशली जब आप क्लोज टेस्ट के लिए अटेम्प्ट करते हैं या फिर आप कॉम्प्रिहेंशन पैसेज करते हैं, एक सेंटेंस को रीड करने के बाद ही उसका आंसर में मत चाहिए। जस्ट रीड कंप्लीट पैराग्राफ, तभी आपको मीनिंग समझ में आएगा कि पर्टिकुलर वर्ड जो भी है वो किस सेंस में यूज हुआ है। ये समझना बहुत जरूरी है, चाहे आप किसी भी तरीके की इंग्लिश लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। जरूरी नहीं है सिर्फ एग्जाम पर्पस के लिए, दूसरे काम के लिए भी आप कुछ रीड करते हैं, आप कुछ लिखना चाहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप जो वर्ड यूज कर रहे हैं उसको किस तरीके से आपने यूज किया है, वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, आप उसको किस तरीके से यूज करना चाहते हैं। नेक्स्ट है वन। One day I met him in the street. One which is a noun. अब क्योंकि रिलेशन नाउन के साथ है, मॉडिफाई कर रहा है डे को, तो ये एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखते हैं। One thing he was mad. One would think. अब वन क्या रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे, नाउन की जगह पे है, ये किसी के बारे में बात कर रहा है, कोई भी इंसान हो सकता है, तो इसीलिए इसके जगह पे हमने यूज किया है वन। अब वन इसलिए रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे नाउन का। नेक्स्ट देखते हैं राउंड। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। यहाँ पे अर्थ और सन दोनों नाउन है, दोनों में क्या रिलेशन है ये बता रहा है ये वाला वर्ड राउंड। और जब भी दो नाउन या प्रोनाउन एक दूसरे वर्ड के साथ रिलेशनशिप उसका क्लियर जो वर्ड करता है वो होता है प्रीपोजिशन। सो दैट्स व्हाई हियर राउंड इज अ प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है he came round to their belief. He came round. राउंड का रिलेशन किसके साथ है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, राउंड मॉडिफाई कर रहा है केम को, व्हिच इज अ वर्ब। अब अगर कोई भी वर्ड वर्ब को मॉडिफाई करता है, आपको पता है वो होता है एडवर्ब, तो इसलिए ये भी यहाँ पे एडवर्ब है। नेक्स्ट है विल। आई होप यू आर नाउ वेल। अब वेल किसके साथ यूज हो रहा है, यू के साथ, मॉडिफाई किसको कर रहा है, यू को कर रहा है, तो दैट्स व्हाई इट्स द एडजेक्टिव। द कैट फेल इन द वेल। अब कैट फेल इन द वेल, यहाँ पे वेल क्या है, वेल इज अ नाउन। द कैट फेल इन द वेल बिकॉज वेल इज अ थिंग। कैट वेल के अंदर गिर गई, तो वेल यहाँ पे एक चीज है, एक थिंग है, दैट्स व्हाई इट्स अ नाउन। आज का लास्ट वर्ड है so. I am so sorry. Sorry is telling how sorry you are, so that is so. तो यहाँ पे so इस सेंस में यूज हुआ है, इसलिए ये एडवर्ब है। He was poor, so they helped him. यहाँ पे दो सेंटेंसेस है जिसको so से ज्वाइन किया गया है। फर्स्ट वन इज he was poor, one sentence, then they helped him. इन दोनों सेंटेंस को जोड़ा गया है वर्ड so से, that's why so here is a conjunction. तो दोस्तों ये थे कुछ एग्जांपल्स जहां पे एक ही वर्ड का अलग अलग यूज हो रहा है एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। आई एम स्ट्रेसिंग अगेन एंड अगेन दैट दिस इज द बिगिनर्स कॉन्सेप्ट। इंग्लिश में ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट माना जाएगा जब आप इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, इस कॉन्सेप्ट को प्रॉपर दिमाग में बैठ जाना बहुत जरूरी है अगर आप इस लैंग्वेज को सक्सेसफुली सीखना चाहते हैं, इसमें अपना कमांड डेवलप करना चाहते हैं।
From the point of view of competitive exams, जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच करते हैं, एज सच आपको ये टॉपिक कहीं दिखेगा नहीं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच करना है, लेकिन जब पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं तो उसके अंदर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन सभी कुछ है। और आपके जो एरर्स के क्वेश्चंस होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस होते हैं, ये सब इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, इसलिए इनका नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेंटेंस को रीड करके समझ पाना कि वो जो वर्ड है वो एक प्रीपोजिशन है कि वो एक कंजंक्शन है कि वो एक प्रोनाउन है, बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो आप उसका एरर भी नहीं समझ पाएंगे, आप नहीं बता पाएंगे इसमें आपकी गलती क्या है, क्योंकि आपको यूजेस समझ में नहीं आए। इसीलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर होना बहुत जरूरी है, और इसका आप एक ही तरीका है बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना। और इसके लिए मैं आपको टिप दूंगी कि हर रोज कुछ नया पढ़िए, न्यूज़पेपर ही सही जरूर पढ़िए, क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ते हैं या फिर मैगजीन, स्टोरी बुक्स, ये सब आप जब रेगुलरली पढ़ते हैं, एक तो आपकी वोकैबुलरी एनरिच होती है, दूसरे आप ग्रेजुअली ग्रामर की जो नुएंसेस होती है, जो छोटी छोटी चीजें हैं, उनको सीखने लगते हैं, समझने लगते हैं, आप जानने लगते हैं कि प्रीपोजिशन को किस तरीके से यूज किया जाता है, आप समझने लगते हैं कौन से वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन जाता है, कौन सा कंजंक्शन कहाँ यूज होता है, एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों को कैसे अलग तरीके से यूज किया जाता है। ये जो समझ है, लैंग्वेज की जो समझ है, ये रीडिंग से ही आती है। जबकि लगता है कि ग्रामर है तो उसको रूल्स हमने समझ लिए, हमने रट लिए, हो जाएगा। नहीं दोस्तों, अगर आप ग्रामर समझना चाहते हैं तो सबसे पहले रीडिंग की हैबिट डालिए। रीडिंग से आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होती है और आपका जो ग्रामर का जो सेंस होता है, लैंग्वेज का जो सेंस होता है, वो डेवलप होता है, और वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपका लेसन इंटरेस्टिंग लगा होगा, यूजफुल भी रहा होगा। ओके, बाय, लेट्स मीट यू नेक्स्ट टाइम।